एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हमने इक्विटी इन्वेस्टमेंट के मेजरमेंट के हवाले से एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन कवर करना है। तो रीड करते हैं सवाल को और सॉल्व करते हैं। कहता है, कैंगरू लिमिटेड, अ पाकिस्तान बेस्ड कंपनी, इज प्रिपेयरिंग इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2017. On 1st May 2017, KL acquired the following equity investments. Investment A, Investment B. Purchase price is 100 million and 150 million. Transaction cost is 2 million and 3 million. तो total cost is 102 million and 153 million. एक कंपनी है कैंगरू लिमिटेड, 31 December 2017 इनका ईयर एंड है। 1 May 2017 पे हमने दो कंपनीज में इन्वेस्टमेंट एक्वायर किया, इन्वेस्टमेंट ए और इन्वेस्टमेंट बी। इनकी परचेज प्राइस है 100 मिलियन, 150 मिलियन, 2 मिलियन और 3 मिलियन की ट्रांजेक्शन कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट आ गई 102 और 153 मिलियन। आगे कहता है, इन्वेस्टमेंट A was designated at measured at fair value through profit and loss, whereas investment B was irrevocably elected at initial recognition at fair value through other comprehensive income. इन्वेस्टमेंट ए को हमने फेयर वैल्यू थ्रू P&L और इन्वेस्टमेंट बी को हमने फेयर वैल्यू थ्रू OCI मॉडल में क्लासिफाई करना है। इन October 2017, KL earned dividend of 12 million and 9 million on investment A and B respectively. दोनों कंपनीज, दोनों इन्वेस्टमेंट से हमें 12 मिलियन और 9 मिलियन का डिविडेंड रिसीव हुआ अक्टूबर 2020 में। फिर आगे कहता है, 20% ऑफ इन्वेस्टमेंट ए एंड 30% ऑफ इन्वेस्टमेंट बी वर सोल्ड फॉर ₹23 मिलियन एंड 50 मिलियन रिस्पेक्टिवली इन November 2017. ट्रांजेक्शन कॉस्ट वॉज पेड एट 2%. कह रहा है जो भी हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट इन ए है ना उसका 20% और जो हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट इन बी है ना उसका 30%। हमने 23 मिलियन या और 50 मिलियन का बेच दिया नवंबर 2017 में और 2% की हमें ट्रांजेक्शन कॉस्ट इनकर हुई। एट 31 दिसंबर 2017, फेयर वैल्यू ऑफ द रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट्स, जो हमारी रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट्स हैं, यानी ए का अगर 20% बेच दिया तो ए का जो रिमेनिंग 80% है और बी का अगर 30% बेच दिया तो जो बी का 70% रिमेनिंग है। फेयर वैल्यू ऑफ द रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट्स आर गिवन बिलो। अब इन्वेस्टमेंट ए और बी की फेयर वैल्यू है 105 और 130। ट्रांजेक्शन कॉस्ट ऑन डिस्पोजल, यानी कि जब हम इनको बेचेंगे तो हमारी ये ट्रांजेक्शन कॉस्ट लगेगी और जब बेचेंगे तो हमारे पास नेट प्रोसीड्स इतनी कलेक्ट होगी। हमें कहता है जनरलाइज द अबव। तो एक अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव सवाल है जिसमें इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स फेयर वैल्यू थ्रू P&L और फेयर वैल्यू थ्रू OCI दोनों ही मॉडल्स कवर किए गए। इन्वेस्टमेंट को एक्वायर किया, फिर डिविडेंड इनकम रिसीव हुई, कुछ पोर्शन बेच दिया और कुछ पोर्शन ईयर एंड पे हमारा रीमेजर किया जाएगा। तो सॉल्व करते हैं सवाल को। चलिए इससे सॉल्व करते हैं सवाल को। पहले हमारे पास इन्वेस्टमेंट ए है जिसे हमने फेयर वैल्यू थ्रू P&L मॉडल में रखना है। अब देखिए, इन्वेस्टमेंट ए को अगर आपने फेयर वैल्यू थ्रू P&L मॉडल में रखा तो ओरिजिनली हम इसे परचेज प्राइस 100 पे रिकॉर्ड करेंगे, ₹2 की ट्रांजेक्शन कॉस्ट को एक्सपेंस आउट कर देंगे। तो हमारे पास 1 May 2017 पे 1 May 2017 पे ये इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड हो जाएगी 100 मिलियन पे। फिर इस पे डिविडेंड आया और नवंबर के महीने में हमने 20% इन्वेस्टमेंट ए का डिस्पोज ऑफ कर दिया। तो मैं इस 100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट को दो कैटेगरीज में सेपरेट कर देता हूँ। एक 20% जो हमने डिस्पोज ऑफ कर दिया, एक 80% जो हमने रिटेन रखा। ये हमारा डिस्पोज्ड ऑफ पोर्शन है और ये हमारा रिटेन पोर्शन है। अच्छा, जो पोर्शन आपने डिस्पोज ऑफ किया उसे डिस्पोज ऑफ किया एट अ सेलिंग प्राइस ऑफ 23। तो 23 की सेलिंग प्राइस पे से डिस्पोज ऑफ कर दिया। यहाँ पे हमारे पास इसकी कैरिंग वैल्यू बनेगी 20 और इसकी कैरिंग वैल्यू बनेगी 80। मैं सिंपली अगर इस 100 की इन्वेस्टमेंट को 20-80 में ब्रेक कर दूँ, 20% और 80% में, तो 20% की कैरिंग वैल्यू 20 और 80% की कैरिंग वैल्यू 80। अब 20 की कैरिंग वैल्यू वाली इन्वेस्टमेंट को आपने 23 में बेच दिया तो आपको जो यहाँ पे गेन हुआ वो गेन हुआ 3 मिलियन का, और बाकी जो रिमेनिंग 80% है उसकी साल के आखिर में आपके पास फेयर वैल्यू है। साल के आखिर में इसकी फेयर वैल्यू है 105। तो अगर 80% इन्वेस्टमेंट जिसकी कैरिंग वैल्यू 80, इसकी फेयर वैल्यू 105 है, तो यहाँ पे हमारे पास फेयर वैल्यू का गेन है, दैट इज 25। अब इसे जनरल एंट्री में शो करना है। देखिए, सबसे पहले 1 May 2017 इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स फेयर वैल्यू थ्रू P&L डेबिट। कितनी ट्रांजेक्शन कॉस्ट है? ₹100 का परचेज किया, ₹2 की ट्रांजेक्शन कॉस्ट, 102 टोटल खर्चा। तो 100 की फेयर वैल्यू पे इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड करेंगे। ट्रांजेक्शन कॉस्ट को आप चाहे तो एक ही एंट्री में चाहे तो अलग एंट्री में एक्सप्रेस आउट कर दे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ट्रांजेक्शन कॉस्ट P&L में
डेबिट और कैश क्रेडिट हो जाएगा 102 से। फिर इन्होंने हमें बताया कि हमें अक्टूबर 2017 में इस इन्वेस्टमेंट पे डिविडेंड इनकम रिसीव हुई। तो डिविडेंड इनकम कितनी रिसीव हुई अक्टूबर में कि 12 मिलियन की इन्वेस्टमेंट ए पे। तो कैश डेबिट 12 मिलियन और डिविडेंड इनकम पीएनएल में क्रेडिट होगी 12 मिलियन। फिर हमने नवंबर के महीने में अपनी इन्वेस्टमेंट के 20% पोर्शन को बेच दिया। अब 100 रुपये की अगर इन्वेस्टमेंट है तो इसका 20% बनता है 20 और इसको बेचा है 23 पे। तो पहले मैं इसे डिस्पोजल डेट पे फेयर वैल्यू पे लाऊंगा, यानी कि मैं एंट्री बनाऊंगा इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल डेबिट और फेयर वैल्यू का गेन पीएनएल में क्रेडिट। कितने से 23 का बेचा, यानी कि 23 उस दिन की फेयर वैल्यू और 20 की कैरिंग वैल्यू थी, तो 3 रुपये का गेन आ गया, 3 रुपये से इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गई। अब जब हमने बेचा तो हमारे पास कैश 23 नहीं आया होगा, कैश हमारे पास कितना आया होगा। इन्होंने कहा था जब आपने इसको बेचा ना तो 2% की ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी इनकर की है, तो हमारे पास कैश आया होगा 23 का 98%। अब 23 का 98% आपके पास बनता है 22.54, तो 22.54 का हमारे पास कैश आया। इन्वेस्टमेंट से हमारी फेयर वैल्यू से क्रेडिट होगी, इक्विटी इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल क्रेडिट 23 से, और जो भी बेसिकली डिफरेंशियल है वो ट्रांजिशन कॉस्ट या लॉस ऑन डिस्पोजल है या आपका पीएनएल में डेबिट हो जाएगा। इसे आप ऐसा बैलेंसिंग नंबर कैलकुलेट कर लें या 23 का 2% करेंगे तो भी यही आएगा, तो ये बनेगा 0.46। और फिर जो रिमेनिंग 80% इन्वेस्टमेंट है जिसकी कैरिंग वैल्यू 80, फेयर वैल्यू 105, यानी कि फेयर वैल्यू का गेन 25 है। 31 दिसंबर 2017 पे आप इस पे फेयर वैल्यू का गेन रिकॉर्ड करोगे तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल डेबिट, फेयर वैल्यू का गेन पीएनएल में क्रेडिट कितने से 25। अब देखिए दोनों फेयर वैल्यू के गेन में फ़र्क क्या है कि ये जो फेयर वैल्यू का गेन है ना ये रियलाइज्ड गेन है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट को बेच दी तो एक तरीके से फेयर वैल्यू का गेन आपने रियलाइज़ कर लिया, और ये जो फेयर वैल्यू का गेन है ना ये एक तरीके से अनरियलाइज्ड है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अभी भी आपके पास है तो ये फेयर वैल्यू का गेन अनरियलाइज कहलाया जाएगा। है दोनों ही फेयर वैल्यू का गेन। इसी तरीके से दूसरी इन्वेस्टमेंट पे आते हैं, इन्वेस्टमेंट बी, जिसे हमने फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई मॉडल में रखा है। अब इन्वेस्टमेंट बी को हमने फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई मॉडल में रखा है तो 1 मई 2017 पे इसे ओरिजिनली रिकॉर्ड करेंगे 153 मिलियन पे। तो हमारे पास 1 मई 2017 पे इसकी रिकॉग्निशन हो जाएगी 153 मिलियन। फिर हमें इस पर डिविडेंड रिसीव हुआ और नवंबर के महीने में हमने 30% इन्वेस्टमेंट बेच दी, तो मैं 153 की भी 2 हिस्से कर देता हूँ। 30% डिस्पोज्ड ऑफ पोर्शन, 70% रिटेन्ड पोर्शन। तो ये हमारा डिस्पोज्ड ऑफ है और ये हमारा रिटेन्ड है। अच्छा, जो पोर्शन डिस्पोज ऑफ कर दिया, जो पोर्शन रिटेन रखा, उसकी कैरिंग वैल्यू कितनी होगी 153 का अगर आप 30% करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 45.9, और 153 का अगर आप 70% करेंगे तो ये आ जाएगा 107.1। इस पोर्शन को आपने डिस्पोज ऑफ किया एट अ सेलिंग प्राइस ऑफ, सर हमने इसे डिस्पोज ऑफ किया है 50 मिलियन का। 30% ऑफ इन्वेस्टमेंट बी को हमने 50 मिलियन का बेचा। तो जब आपने इसको 50 मिलियन का बेचा तो आपके पास गेन आया होगा, और जो भी इन दोनों का डिफरेंशियल है दैट इज 50 माइनस 45.9, सर हमारे पास गेन आ गया 4.1। और जो पोर्शन आपके पास रह गया उसकी फेयर वैल्यू है ईयर एंड पे, उसकी फेयर वैल्यू है ईयर एंड पे 130, तो इसे आपने 130 पे लाना है। और जब आप इसे 130 पे लाओगे तो यहाँ पे भी फेयर वैल्यू का गेन आएगा 130 माइनस 107.1, तो ये आएगा हमारे पास 22.9 का गेन। अब मैं इन सारी चीज़ों की जनरली बना लेता हूँ। सबसे पहले मैंने 1 मई 17 पे इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड किया, तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई डेबिट 153, दैट इज फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजेक्शन कॉस्ट, और कैश क्रेडिट 153। फिर हमें अक्टूबर के महीने में इन्वेस्टमेंट बी पे डिविडेंड मिला है 9 मिलियन, तो हमारे पास अक्टूबर 17 में कैश डेबिट 9 मिलियन से और डिविडेंड इनकम पीएनएल में क्रेडिट हो जाएगा 9 मिलियन से। फिर हमने नवंबर 17 में इस इन्वेस्टमेंट का 30% बेच दिया, तो पहले जो 30% पोर्शन बेचा उसे मैं फेयर वैल्यू पे लाऊंगा। सर 30% पोर्शन की 153 में कैरिंग वैल्यू है 45.9 और बेचा है 50, यानी कि फेयर वैल्यू 50, तो हमारे पास
इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स फेयर वैल्यू थ्रू OCI डेबिट और फेयर वैल्यू का गेन OCI में क्रेडिट होगा 4.1। फिर हम डिस्पोजल की एंट्री बनाएंगे तो हमारे पास कैश डेबिट होगा। अब कैश हमें 50 से डेबिट नहीं होगा क्योंकि 50 का तो बेचा ना, लेकिन 2% की ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी है, तो हमें कैश रिसीव हुआ होगा 50 का ही 98%। तो 50 का 98% आप कैलकुलेट करोगे तो ये बनेगा 49। तो 49 से कैश डेबिट हुआ, ट्रांजेक्शन कॉस्ट या लॉस ऑन डिस्पोजल P&L में रिकॉर्ड होगा और आपकी इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू से क्रेडिट हो जाएगी। इसकी फेयर वैल्यू कितनी है 50, तो 50 से इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हुई, कैश 49 का है, तो 1 की ट्रांजेक्शन कॉस्ट या लॉस ऑन डिस्पोजल P&L में रिकॉर्ड हो गया। अब चूंकि इक्विटी इन्वेस्टमेंट को हमने बेच दिया है, तो जो भी इसका फेयर वैल्यू का रिजर्व, फेयर वैल्यू का गेन OCI रिजर्व पे रखा हुआ है, इसे हम इक्विटी में क्लासीफाई कर, इस इक्विटी में ट्रांसफर कर देंगे। तो हमारे पास फेयर वैल्यू रिजर्व डेबिट 4.1, ये यही वाला 4.1 का नंबर है, और इक्विटी या रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट हो जाएगा कितनी अमाउंट से 4.1। फिर जो हमारे पास रिमेनिंग 70% रह गया उसे हम ईयर एंड पे फेयर वैल्यू पे ले आएंगे। तो 31 दिसंबर 2017 पे जो 107.1 की इन्वेस्टमेंट रह गई है, इसकी फेयर वैल्यू 130 है, 22.9 का गेन रिकॉर्ड करना है। तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स फेयर वैल्यू थ्रू OCI डेबिट 22.9 और फेयर वैल्यू का गेन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में क्रेडिट हो जाएगा, दैट इज 22.9। तो यहाँ तक हमारे सवाल कंप्लीट हुआ जाता है। अगेन ये जो फेयर वैल्यू का गेन आया ना, ये रियलाइज्ड गेन है क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट को बेच दिया, और ये अनरियलाइज्ड गेन है क्योंकि इन्वेस्टमेंट अभी भी हमारे पास है। तो यहाँ तक हमारे सवाल कंप्लीट हुआ जाता है। आई होप कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूँ। आज के इस लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।